इस वीडियो में हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, कुछ रेशे मानव द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए यह मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, सिंपली जो मानव रेशे बनाता है उसको ही मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें आपको राइट आंसर फिल करना है। तो सबसे पहले क में संश्लेषित रेशे खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेशे भी कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में मानव निर्मित और सेकंड में कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। ठीक है, तो क हो जाएगा संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। उसके बाद में ख में संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा सेकंड वाले में पेट्रो रसायन। उसके बाद में ग में संश्लेषित रेशों की भांति खालिस्तान भी एक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक, मतलब ग में हो जाएगा बहुलक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये रेशे पैराशूट अथवा रस्सी बनाने में काम आते हैं। दूसरा हो जाएगा, इन रेशों से वाहनों की सीट बेल्ट अथवा मछली पकड़ने के जाल भी बनाए जाते हैं। मतलब पैराशूट बनाने में यूज़ होती है, रस्सी बनाने में वाहनों की जो सीट बेल्ट होती है उसको, और मछली पकड़ने के जाल भी इनसे नायलॉन रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जन अभिक्रियाशील होता है, मतलब सभी लोग इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में ये सामान्यतः धातुओं से सस्ता होता है। ठीक है, यह हल्का तथा मजबूत होता है, प्लास्टिक हल्का ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य में अंतर स्पष्ट करना है। तो एक तरफ आप थर्मोप्लास्टिक लिखिए, दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको अगर थर्मोप्लास्टिक का भी पता होगा तो आप इसका अपोजिट करके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं, ये आसानी से मुड़ सकता है। तो ये क्या होगा, ये आसानी से नहीं मुड़ सकता। उसके बाद में ये गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है, लेकिन इस पर ऊष्मा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कितनी भी ऊष्मा दे दो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें है और इसमें नहीं है। इसके बाद में गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में डाला जा सकता है, लेकिन इसको केवल एक ही सांचे में डाला जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें रीज़न बताना है कि जो निम्नलिखित 2 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, एक तो डेगची के हत्थे और दूसरा विद्युत प्लग स्विच प्लग बोर्ड, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं, इसका रीज़न देना है ना। तो ये थर्मोसेटिंग है, इसको मतलब सही कर लेना। तो डेगची के हत्थे में तो ये हो जाएगा कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो ऊष्मा का कुछ अलग होता है। ठीक है, कुछ अलग होगा तो क्या होगा, गर्म करने पर ये गर्म नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि ये ऊष्मा का कुछ अलग होता है, इसलिए डेगची के हत्थे बनाए जाते हैं। उसके बाद में विद्युत प्लग स्विच प्लग बोर्ड क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो विद्युत के कुछ अलग होते हैं। तो अगर आप इसको छुओगे, ये प्लग वगैरह जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने जाते हैं, तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि जो विद्युत प्लग स्विच प्लग बोर्ड बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, उसका रीज़न है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत का कुछ अलग होता है। ठीक है, इसमें से करंट पास नहीं होता, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में करना है क्या है कि यहाँ पे कुछ वस्तुएं दी गई है, तो उनको आप तो एक तो पुनःचक्रित की जा सकती है जो, और एक पुनःचक्रित नहीं की जा सकती, उनमें आपको वर्गीकृत करना है सिंपल। तो आप एक तरफ लिखोगे पुनःचक्रित किए जाने वाली जो वस्तुएं हैं, और दूसरी तरफ जो पुनःचक्रित नहीं की जा सकती।
तो पुनर्चक्रित की जा सकती है, उसमें हो जाएगा प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये सब हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में जो पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते वो है टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच। तो इसमें आप ऐसे वर्गीकृत कीजिए। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राणा को सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा संश्लेषित कपड़े की तुलना में जल का अच्छा अवशोषक होता है। अतः सूती कमीजें पसीने को सोखकर शरीर को ठंडा करती हैं। ठीक है। तो राणा को सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है वो जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो अगर हम सूती कपड़े गर्मियों में पहनेंगे तो वो पसीने को सोख लेगी और हमारे शरीर को ठंडा कर देगी, इसलिए सूती कपड़े पहनने चाहिए। ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। कैसी होती है? असंक्षारक। तो उदाहरण देना है हमें। तो फर्स्ट उदाहरण हो जाएगा कि प्लास्टिक पात्र उनमें रखे हुए पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्लास्टिक के पात्र में कोई भी खाने का सामान रखो, कोई भी चीज़ें रखो, तो वह उससे अभिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा हो जाएगा कि वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर भी इनमें जंग नहीं लगती है। अगर आप वायु में या नमी में भी प्लास्टिक की चीज़ों को छोड़ दो तो भी उनमें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि प्लास्टिक में जंग नहीं लगती है, आपको पता है। इसमें थर्ड हो जाएगा कि लंबे समय तक खुले में छोड़ने पर भी यह अपघटित नहीं होता। प्लास्टिक कभी भी अपघटित नहीं होता, कभी भी अपघटित नहीं होता, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होता प्लास्टिक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल, शुष्क ब्रिसल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा नहीं। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल मजबूत और सख्त होना चाहिए ताकि उसे आसानी से पकड़ा जा सके, जबकि जो शुष्क होता है और ब्रिसल मुलायम होनी चाहिए ताकि वह दांतों को अच्छे से साफ कर सके और मसूड़ों को भी नुकसान न पहुंचाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय होता है, यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं, प्लास्टिक कचरा नालियों सीवर को बाधित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो सबसे पहले पॉलिएस्टर का हो जाएगा, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, तो इसका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में टेफ्लॉन का हो जाएगा, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद में रेयॉन का हो जाएगा, कास्ट लुगदी का प्रयोग करके तैयार किया जाता है। नायलॉन का हो जाएगा, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। अतः संश्लेषित रेशों के निर्माण के लिए पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 15 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। चित्र के अनुसार परिपथ व्यवस्थित कीजिए, खाली स्थान में थर्मोप्लास्टिक संयोजित कीजिए, बल्ब द्वीप्त नहीं होता, इससे यह प्रदर्शित होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। अब समझते हैं। यहाँ पर हमने एक परिपथ तैयार किया, उसके लिए हमने यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक लगाया, एक बल्ब लगाया, बैटरी लगाई और इन सबको एक तार से जोड़ दिया। तो हमने रिज़ल्ट क्या देखा कि जो ये बल्ब है ये तो जला नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे जो परिपथ है उसमें करंट पास नहीं हुआ। इसका मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है
वो क्या है, विद्युत का कुचालक है, इसमें से करंट पास नहीं होता। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।